आज चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6 लेकर आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निरक्षीय स्थिति क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति, इसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। कौन सी स्थिति कहते हैं? उसको अनुदैर्ध्य कहते थे अच्छी को। इसको अंग्रेजी में ब्रॉडसाइड पोजीशन कहा जाता है। ब्रॉडसाइड पोजीशन, अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं इसको। कोष्टक में लिख सकते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। चलिए इसकी परिभाषा लिखेंगे। अंग्रेजी में ब्रॉडसाइड पोजीशन कहते हैं जब कोई बिंदु, कौन सा बिंदु? जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है। लंबार्धक पर स्थित होता है। तो उसे द्विध्रुव अक्ष के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इसे अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। क्या बताएंगे? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है तो फिर द्विध्रुव अक्ष के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अच्छी नहीं, कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। चलिए अब देखिए, व्यंजक लगाएंगे इधर। व्यंजक में देखिए, माना यहाँ चित्र बनाइए आप। पहले बिंदु ए, बिंदु बी, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश। ध्यान दीजिएगा, इसके लंबार्धक पर हमको लेना है। इन दोनों को हमने मिला दिया। यहाँ पर ओ बिंदु हो गया, इसका ये लंबार्धक यहाँ से ले लिया। ठीक है, लंबार्धक पर हमने बिंदु पी मान लिया। लंबार्धक पर कौन सा बिंदु? पी। इसको यहाँ से मिला दिए। इसके कारण जो तीव्रता होगी और इसके कारण जो तीव्रता होगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वो इस तरफ होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण E1 मान लिए और माइनस क्यू के कारण क्या मान लिए? E2 मान लिए। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। ये दोनों आवेशों से समान दूरी पर है बिंदु, तो क्वेश्चन निरक्षीय स्थिति न देके ये पूछ लेता है कि ये थोड़ा सीधी रेखा रहेगी, ध्यान दीजिएगा, हल्का टेढ़ी हो गई है, आप सीधी बनाएंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। क्या कहेगा? दोनों आवेशों से समान दूरी पर, बराबर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब E1 और E2, यदि यहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या हो? E हो, जो E1 से थीटा एंगल पर और E2 से थीटा एंगल पर, तो यहाँ E1 और E2 के दो समकोणिक घटक प्राप्त होंगे। एक क्षैतिज घटक होगा, देखिएगा, E1 का क्षैतिज घटक यहाँ पे हो जाएगा E1 cos थीटा, ठीक है, और इधर इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा इस डायरेक्शन में E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 का क्षैतिज घटक हो जाएगा E2 cos थीटा इसी तरफ, और ऊर्ध्वाधर घटक E2 का इसी तरफ हो जाएगा E2 sin थीटा, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितना मान लिया हमने? 2L। आपका चित्र बन गया। चित्र का नाम दे देंगे निरक्षीय स्थिति में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। व्यंजक की शुरुआत करते हैं। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस की ओर प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, कहाँ पर है? जो निरक्षीय स्थिति में है, यानी लंबार्धक पर है, निरक्षीय स्थिति में है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मानते हैं कि माना जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक कितना है? माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K। ठीक है। तब ए पर स्थित कौन सा आवेश है? ए पर स्थित माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कौन सी है? ए पर स्थित के कारण E2 है, तो वेक्टर E2 या E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q/r²। तो r की जगह क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन में है? PA दिशा में। फिर अब AP की वैल्यू यहां भी नहीं पुट करेंगे। इसी प्रकार B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा E2 बराबर क्या हो जाएगी? 1/4πε0 K इंटू Q/BP²। ये किस डायरेक्शन में है? BP दिशा में। चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चित्र में देखिए, ये A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर है। ये AP और BP दोनों क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिएगा, समीकरण 2 मान लिए। यहाँ चूंकि AP बराबर BP, AP और BP दोनों बराबर हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से, ध्यान दीजिएगा 1 व 2 में, एक में E1 बराबर कितना है? E2 बराबर 1/4πε0 Q/AP²। अच्छा, दूसरे में सॉरी, यहाँ E1 होगा, दूसरे में E1 बराबर 1/4πε0 Q/BP²। जब AP और BP बराबर हो गए तो पूरा परिमाण इनका बराबर हो जाएगा। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? E2। E1 बराबर हो जाएगा E2। अब E1 बराबर E2 हो गया, दोनों वैल्यू अब नीचे लिखेंगे। क्योंकि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए
परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 Y2 के दो समकोणिक घटक मिल रहे हैं, दो समकोणिक घटक प्राप्त हो रहे हैं। अब आप अपने चित्र में देखिएगा, प्राप्त हो रहे हैं। देखिएगा नंबर 1, E1 का एक घटक E1 cos थीटा क्षैतिज घटक और दूसरा E2 sin थीटा E1 cos थीटा क्षैतिज घटक और E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। इसी तरह E2 cos थीटा क्षैतिज घटक और E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है ना। E1 के नंबर 1 E1 cos थीटा क्षैतिज घटक, नंबर 2 E1 sin थीटा लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर घटक, लंबवत घटक। इसी तरह E2 के नंबर 1 E2 cos थीटा क्षैतिज घटक, नंबर 2 E2 sin थीटा लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर घटक, लंबवत घटक। ठीक है। अब देखिए चित्र में देखिएगा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा अपोजिट है और E1 बराबर E2 है। आप निकाल चुके हैं कि E1 बराबर E2 है। तो जब ये और ये भी E2 बराबर हो गया तो यहाँ E1 sin थीटा यहाँ भी हो जाएगा E1 sin थीटा, क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। तो ये भी E1 sin थीटा, ये भी E1 sin थीटा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। चूंकि E1 बराबर E2 तथा E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर विपरीत हैं, परस्पर बराबर एवं विपरीत होंगे, बराबर एवं विपरीत हो गए, क्योंकि E1 बराबर E2 तो बराबर हो गए और चिन्ह अपोजिट है तो विपरीत हो गए, विपरीत हैं। अतः यह दोनों समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और बचता क्या है, केवल इनके क्षैतिज घटक बचते हैं जो एक ही दिशा में हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में हैं। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी, परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बराबर हो जाएगा E1 बराबर है E2 तो E1 cos थीटा, E2 की जगह भी रख जाएगा E1 cos थीटा, बराबर हो जाएगा 2E1 cos थीटा। वैल्यू पुट कर दिए तो बराबर 2 E1 की वैल्यू होना पान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान AP स्क्वायर और cos थीटा। समीकरण नंबर 3 मान लिए इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद चित्र से समकोण त्रिभुज, देखिए ये लंबवत कोण हो जाएगा, यहाँ पे ये लंब है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, बार बार परेशानी होगी इसलिए आप चित्र आप देखिए, मैं यहीं लगाता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, AP का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन OA का वर्ग। तो यहाँ पर चूंकि ये मध्य बिंदु है तो ये OAL हो जाएगा, OB भी कितना हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा AP का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। तो AP बराबर कितना हो जाएगा, AP बराबर
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये होता है कॉस थीटा बराबर, तो आधार क्या हो गया, आधार हो गया ओ ए बटे कर्ण क्या हो गया ए पी, तो मान रख दो तो यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अतः समीकरण 3 से तो समीकरण 3 को पहले उतार लें। ई बराबर कितना है 1/4 एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान ए पी स्क्वायर कॉस थीटा। वैल्यू पुट करेंगे ए पी स्क्वायर के और कॉस थीटा की, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान, अच्छा 2 भी था यहाँ पे, 2 इंटू 2। ए पी की वैल्यू है हमारे पास आर ए पी स्क्वायर की आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की है एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना लिख देंगे 1/2। तो ये बराबर कितना हो जाएगा देखिएगा, बराबर 2 गुणे 1/4 एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। देखिएगा इस दो का इससे क्यू एल से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू 2 क्यू एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और 1/2, ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार समान है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और 1/2 जोड़कर कितने हो गए 3/2। अब ये 2 क्यू एल किसके बराबर होता है पी के, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। बगल में लिख देंगे सिंस पी बराबर 2 क्यू एल बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। अतः ई बराबर कितना हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका व्यंजक हो गया, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। यही विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अब दूसरी स्थिति आ जाएगी कि अब यदि L इज लेस देन R, अर्थात L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो या अत्यंत कम हो, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की अपेक्षा क्या होगा, नगण्य होगा, नेग्लेजिबल होगा, नगण्य, गणना करने के योग्य नहीं होगा, नगण्य होगा। तब L की क्या कर दो, उपेक्षा करने पर, यानी उस व्यंजक से L को हटा दो उपेक्षा करने पर, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपान आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपान आर की होल पावर 2 × 3/2, ठीक है ना। एक्स की पावर एम की होल पावर एन हो तो एक्स की पावर एम गुणे एन, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा अपने पास, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हो गया, एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, चलिए अब देखिए, कल मैंने बताया था आपको पार्ट 5 में
कि जो विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता होती है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी आर क्यूब की। ठीक है ना। तो यहाँ भी अच्छी स्थिति में भी आर क्यूब था और निरक्षी स्थिति में भी बटे आर क्यूब था। अब दोनों की यदि तुलना करने, अच्छी स्थिति, ये टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, परीक्षा दृष्टि उपयोगी के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आप जब परीक्षा में आएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोनों है, अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति आपकी परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में जो तुलना है ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, ये अलग से टॉपिक है आपका। अच्छी स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना, तीव्रता की तुलना। देखिएगा, डायरेक्ट किए देता हूं। माना अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और निरक्षीय स्थिति में E डैश है। यदि आपसे ये पूछे तब देना है आपको, इसके बाद उत्तर नहीं पूछता तो आपको यहाँ देना नहीं है इसका आंसर यहाँ पे। ठीक है ना, इतने तक बार आपको उत्तर देना है। तो ये हो जाएगा तब E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2p/r³ था समीकरण नंबर 1 अच्छी में, और निरक्षी में E डैश बराबर 1/4πε0 के इंटू p/r³ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, E डैश बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू 2p/r³ पूरे का बटे 1/4πε0 के इंटू p/r³। p से p कैंसिल, r³ से r³, 1/4πε0 से ये पूरा कट गया। E डैश इक्वल टू कितना हुआ, 2 बचा। तो E बराबर कितना हो गया, E बराबर 2E डैश, यानी जो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुना होती है। आप लिख लेंगे कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितने गुना होती है, 2 गुना होती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है आज का, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निम्न। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, ठीक है ना। उत्तर की शुरुआत कहाँ से करते हैं, मान लीजिए कि अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र, ये ठीक है ना, ये E, ये भी E, वेक्टर E। यहां पर मान लीजिए कि एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, जो यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे A जो -q आवेश से मिलकर बना है, और यहाँ पर +q यानी B पर, यहाँ B है। इन दोनों को हम यहाँ से मिला दें, इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी होगी, 2l, ठीक है, 2l। अब ये मान लीजिए कि थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कितना कोण बनाते रखा हुआ गया है, थीटा कोण। यहाँ पर जो बल लगेगा, F बराबर क्या होता है, F बराबर आवेश गुणे तीव्रता। भाई E बराबर होता है F/Q या Q0। तो जो बल होगा वो हो जाएगा +q आवेश के कारण QE, और यहाँ पर -q आवेश के कारण इस डायरेक्शन में -QE।
आपको पहले ही बताया गया है कि जो धनावेश के कारण बल होगा वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस के आवेश के कारण जो बल लगेगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। यहाँ से एक लंब डाल दिए, ये और यहाँ से इसको मिला दिए, ये एंगल थीटा कहलाएगा और ये कितना कहलाएगा 90 डिग्री। ये आपका बन गया। चित्र का नाम क्या दे देंगे? चित्र है एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। ठीक है, ये हो गया। शुरुआत कहाँ से करते हैं? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। कितनी है? 2l है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E में, यह एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में थीटा कोण बनाते रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसके प्लस क्यू आवेश पर बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल, यानी QE बल ही, सॉरी माइनस क्यू नहीं, परिमाण में QE रहेगा, केवल परिमाण लिया जाता है। उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्यरत है। चित्र से देख लीजिए, जो मैं लिख रहा हूं वही है, दिशा में कार्यरत हैं। अब देखिए, यह दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। चूंकि यह दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन विपरीत दिशा में कार्यरत हैं या लगते हैं, अतः यह दोनों किसका निर्माण करेंगे? 11वीं में आप पढ़े हो, यह दोनों प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण करते हैं जो, अब देखिए, जब प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण कैसे करते हैं, ये एक इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये एक इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो ये दोनों द्विध्रुव को कैसे लाने का प्रयास कर देंगे? ऐसे खींचेंगे, इस डायरेक्शन ऐसे, तो क्या हो जाएगा? जो द्विध्रुव को क्षेत्र E के समांतर लाने का प्रयास करता है, यानी जो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण है वो द्विध्रुव को क्षेत्र E के समांतर लाने का प्रयास करता है। अतः प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या सूत्र होता है? बराबर एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ध्यान दीजिए, दोनों बलों का परिमाण क्या है? दोनों QE परिमाण में बराबर हैं। गुणे चित्र में देखिए, इनकी लंबवत दूरी ये 2l नहीं कहलाएगी, इनकी लंबवत दूरी क्या कहलाएगी? यहाँ पर कोई बिंदु मान लिए C, तो ये दूरी कहलाएगी BC। क्या कहलाएगी? BC। ठीक है, लंबवत दूरी ये कहलाएगी। और टाउ से व्यक्त करते हैं, तो टाउ बराबर इसको समीकरण 1 मान लिए। अब समकोण त्रिभुज
ए फी बी में, क्योंकि फी 90 डिग्री है तो ए फी बी में। देखिएगा हमको किसका मान निकालना, बी सी का, और पता किसका है, ए बी का। तो जिसका मान पता हो, और हाँ, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। बीसी का मान पता है, बीसी का मान हमको निकालना है, और ए बी का पता है, तो यहाँ हो जाएगा बीसी बटे ए बी बराबर, चित्र में देख लीजिए ये लंबवत रेखा है, लंबवत रेखा, तो ये लंब कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगा, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो बीसी बटे ए बी का मान कितना है, 2l बराबर साइन थीटा। तो बीसी बराबर 2l साइन थीटा। बीसी का मान कहाँ ले चल के रख दें, बीसी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई गुणे बी सी बराबर क्यू ई गुणे 2l साइन थीटा। गुणा करा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2QL ई साइन थीटा बराबर पी ई साइन थीटा। बगल में लिख देंगे सिंस P बराबर 2QL बराबर वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ बराबर कितना हो गया, देखिएगा, नोट कर लीजिए। अतः टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। यही अभिष्ट व्यंजक है आपका, यही अभी